नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी और एनटीए नेट के संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हम आज की क्लास में करने वाले हैं देवनागरी लिपि के विकास से संबंधित कुछ प्रश्न। देवनागरी लिपि के विकास से संबंधित आज की क्लास में हम प्रश्नों को करेंगे। इससे पहले हम देवनागरी लिपि के विकास से संबंधित तथ्यों को भी देख चुके हैं कि EMRS टीजीटी हिंदी के अंतर्गत ये टॉपिक इंक्लूड किया हुआ है कि देवनागरी लिपि का विकास हम EMRS और DTER+B के अनुसार ही अपनी टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं और साथ साथ हम एनटीए नेट के अंतर्गत जो नए तथ्य जुड़े हुए हैं, जो नए टॉपिक जुड़े हुए हैं, उनको भी साथ साथ लेते हुए चल रहे हैं, क्योंकि हमें हिंदी की तैयारी अच्छे से करनी है। जो जो टॉपिक हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं, साथ साथ हम उसके प्रश्न उत्तरों को भी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह हमारी परीक्षा की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। टीजीटी पीजीटी किसी भी स्टेट के टीजीटी पीजीटी हो या फिर एनटीए नेट से संबंधित हो, हमारी क्लासेस उन सभी विद्यार्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। देवनागरी लिपि का विकास संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, संसार में यदि कोई सर्वांग पूर्ण अक्षर है तो देवनागरी के है, यह कथन किस विद्वान का है। आज की क्लास में मैंने देवनागरी लिपि से संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन है वो प्रश्नों में ही इंक्लूड कर दिया है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले, क्योंकि कथनों से संबंधित भी आप लोगों को पता है टीजीटी पीजीटी और एनटीए नेट में 1 या 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं और एनटीए नेट में तो इनकी संख्या और अधिक हो जाती है। इसलिए जितने भी हमारे महत्वपूर्ण कथन है उनको हमें साथ साथ करते हुए चलना है। तो बार बार हम चीज़ों को, तथ्यों को पढ़ेंगे तो याद भी हमें तभी रहता है जब हम एक चीज़ को बार बार पढ़ते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमने पढ़ लिया था कि संसार में यदि कोई सर्वांग पूर्ण अक्षर है तो वह देवनागरी लिपि की है, यह कथन किस विद्वान का है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सर आइजक पिटमैन जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नागरी लिपि से बढ़कर वैज्ञानिक लिपि मैंने नहीं पाई, ये कथन किन्होंने किया। नागरी लिपि से बढ़कर मैंने लिपि नहीं पाई, तो किन्होंने कहा ये कथन। ये कथन कहा आचार्य विनोबा ने यह कथन कहा। देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, ये कथन किन्होंने कहा। ये कथन कहा राहुल सांस्कृत्यायन जी ने। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, संसार में यदि कोई सर्वांग पूर्ण अक्षर है तो देवनागरी लिपि के। ये दोबारा से टाइपिंग हो गया भाई, कोई बात नहीं, दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। तो पिटमैन जी इसका सही आंसर है। समस्त भारत के लिए एक भाषा और एक लिपि की नितांत आवश्यकता है। देवनागरी लिपि देश भर में प्रचलित और वैज्ञानिक है, इसलिए उसे देश भर की भाषाओं की लिपि के रूप में मान्य किया जा सकता है। यह कथन किन्होंने कहा। यह कथन कहा वी कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने। एक बार फिर से आप कथन को पढ़ सकते हो रिवीजन के तौर पर। समस्त भारत के लिए एक भाषा और एक लिपि की नितांत आवश्यकता है। देवनागरी लिपि देश भर में प्रचलित और वैज्ञानिक है, इसलिए उसे देश भर की भाषाओं की लिपि के रूप में मान्य किया जा सकता है। ये बात किन्होंने की, ये कथन किन्होंने कहा, कृष्ण स्वामी अय्यर ने। बढ़ते हैं आगे। नागरी अंकों का विकास हुआ। नागरी अंकों का विकास किससे हुआ, यानी कि ये पूछा हुआ है कि नागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना गया है। तो हमने पढ़ाई था ब्राह्मी लिपि से नागरी लिपि का विकास हुआ है। पढ़ते हैं आगे। ब्राह्मी अंकों के प्राचीनतम नमूने मिलते हैं। ब्राह्मी जो लिपि है उनके अंकों के प्राचीनतम नमूने कहाँ देखने को मिले। ये 500 ईस्वी पूर्व अशोक के शिलालेखों में देखने को मिले। देवनागरी लिपि का मानकीकरण किसने किया। देवनागरी लिपि का मानकीकरण किया केंद्रीय हिंदी निषेधालय ने। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय हिंदी निषेधालय ने देवनागरी लिपि का मानकीकरण किया। भाई ये नागरी प्रचारणी सभा और फर्स्ट ऑप्शन टाइप हो गया यहाँ पर
ये इसको हम काट देते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। बढ़ते हैं आगे। देवनागरी लिपि का मानकीकरण कब हुआ? मानकीकरण किसके द्वारा किया गया? तो कि हिंदी निषेधालय भारत सरकार द्वारा किया गया। लेकिन देवनागरी लिपि का मानकीकरण कब हुआ, किस सन में? तो 1966 में इसका मानकीकरण हुआ। बढ़ते हैं आगे। हिंदी वर्णमाला में घोष वर्णों की संख्या कितनी है? आप लोगों को पता ही है, मैंने घोष या घोष अच्छे से आपको समझाया हुआ है व्यंजन के टॉपिक के अंतर्गत भी, और बाद में प्रश्न किए थे हमने, उनमें भी मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। 31 घोष वर्णों की संख्या होती है। और अघोष देवनागरी लिपि में अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? 13। बढ़ते हैं आगे। जिस शब्द की अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है उसे क्या कहते हैं? उसे बुद्धाक्षर कहते हैं। जिस शब्द की अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है। और जिस शब्द की अंतिम ध्वनि स्वर होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम मुक्ताक्षर कहते हैं। पढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन यही है भाई, मुक्ताक्षर किसे कहते हैं? अभी हमने पढ़ा था, जिस शब्द की ध्वनि अंतिम ध्वनि क्या होती है? स्वर होती है, उसे क्या कहते हैं? मुक्ताक्षर। और जिस शब्द की अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है उसे क्या कहते हैं? बुद्धाक्षर। बढ़ते हैं आगे। नासिके व्यंजनों का एक अन्य नाम क्या है? आप लोगों को पता ही है, पंचम अक्षरों को ही हम नासिके व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। भारत में लिपि की प्राचीनता का सबसे पुष्ट प्रमाण मिलता है, कहाँ पर मिलता है? सिंधु घाटी की सभ्यता में भारत में लिपि की प्राचीनता का पुष्ट प्रमाण हमें देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीयों ने सामी लिपि के आधार पर 500 ईस्वी पूर्व लगभग ब्राह्मी लिपि बनाई, यह कथन किन्होंने कहा? एक और कथन आ चुका हमारे सामने, तो यह कथन किसका है? यह कथन हो जाएगा सही आंसर हमारा बुल्लर जी ने यह कथन कहा कि भारतीयों ने सामी लिपि के आधार पर। ये ध्यान रखना है आपको कि हर एक जब कथन पढ़ो आप या कोई पंक्ति पढ़ो तो उसमें से कुछ कीवर्ड्स अपने खुद के निकाल लिया करो, जिससे रिलेट करके आपको अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आपको आसानी से आंसर मिल जाए। तो इसी तरह बढ़ते हैं आगे। बिहार में देवनागरी लिपि प्रचलित करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भूदेव मुखोपाध्याय को बिहार में देवनागरी लिपि प्रचलित करने का श्रेय प्राप्त हुआ है। तो देवनागर पत्र का संपादक कौन था? देवनागर पत्र का संपादक जस्टिस शारदा चरण मित्र रहे हैं। एक आदर्श लिपि का सबसे बड़ा दोष पूछा गया है। तो एक ही संकेत से अनेक ध्वनियों की अभिव्यक्ति को एक ध्वनि के लिए एकाधिक संकेतों का प्रयोग होना ही सबसे बड़ा दोष माना गया है एक आदर्श लिपि का। बढ़ते हैं आगे। देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किन्होंने किया? देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न पूछा हुआ है भाई। तो देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किया महादेव गोविंद रानाडे ने। बढ़ते हैं आगे। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक रहे हैं काका कालेकर जी। एक सेकंड भाई, हाँ सही आंसर सी हो जाएगा हमारा। बढ़ते हैं आगे। नागरी प्रचारणी सभा का मूल उद्देश्य था। तो नागरी प्रचारणी सभा का मूल उद्देश्य क्या रहा है भाई? 21वें क्वेश्चन पर मुझे थोड़ा सा डाउट हो रखा है। अभी आप कमेंट इसका आंसर चेक करके कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो सही है या नहीं तो मैं चेक कर लूँगी फिर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसका थोड़ा सा डाउट लग रहा है, पर सही भी हो सकता है। लेकिन आप लोग एक बार चेक कर लेना, क्योंकि मैं कभी भी जो कराती हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक बुकों का सहारा लेते हुए बिल्कुल सही तथ्यों को मैं चाहती हूँ कि भाई शुरुआत से हमें गलत
आंसर ना देखने को मिले, या फिर जब हम गलत पढ़ लेते हो, हमें एक बार हम गलत चीज़ें याद कर लेते हैं तो हमारे माइंड में वो गलत ही रहती है। अगर हम बाद में सही भी देख लेते हैं तो फिर भी हमें कहीं ना कहीं उसका ध्यान दिमाग में वही क्लिक करता है। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को, हर एक तथ्यों को बिल्कुल बारीकी से ध्यान से करते हुए चलना है। ऐसा नहीं है मैं संपूर्ण मुझे सब कुछ आता है, मैं भी आपकी तरह ही एक स्टूडेंट हूँ, सीख ही रही हूँ। और हाँ, इतना है, कुछ सफलताएं भी मिली है जीवन में और कुछ असफलताएं भी देखने को मिली है। असफलताओं से भी बहुत कुछ सीखा है और असफलता से भी हमें तो सीखने को मिलता ही है, और आगे और अच्छा करने की उम्मीद जगती है, मोटिवेशन आता है। तो ये सभी चीज़ें तो बिल्कुल आप एक एक तथ्य को अगर आप पढ़ो तो ये देख लिया करो कि हाँ, कहीं और भी आपने उससे रिलेटेड आपके माइंड में कुछ हो रहा हो तो उसे एक बार चेक कर लिया करो। लेकिन मैं अपनी तरफ से बिल्कुल ऑथेंटिक बुकों का सहारा लेते हुए सन वगैरह जो भी तथ्य है बिल्कुल अच्छे से कराने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपको बाद में किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नागरिक प्रचारणी सभा का मूल उद्देश्य था। नागरिक प्रचारणी सभा का मूल उद्देश्य क्या रहा है? तो हिंदी भाषा और नागरी लिपि का प्रचार करना नागरिक सभा का मूल उद्देश्य था। पढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब किया? आप लोगों को पता ही है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरी लिपि सुधार समिति का गठन 1947 में किया, नरेंद्र देव की अध्यक्षता में। मैंने आपके कंटेंट की क्लास में आपको अच्छे से समझाया था ये। उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि की सुधार समिति के अध्यक्ष कौन रहे? उत्तर प्रदेश सरकार की देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष अभी बताया था नरेंद्र देव जी रहे। बढ़ते हैं आगे। ध्वनि के अनुरूप संकेतों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ लिपि है। तो ध्वनि के अनुरूप संकेतों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ लिपि कौन सी मानी गई है? तो देवनागरी लिपि ही ध्वनि के अनुरूप संकेतों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ लिपि है। यानी कि ध्वनि के अनुरूप, यानी जो ध्वनि हम बोलते हैं, मुख से निकलती है, वही ध्वनि हम चिन्हों के रूप में, संकेत के रूप में दे देते हैं। जैसे हमने बोला कै, तो कै को हम लिख भी सकते हैं। जैसे हमने बोला ख, ख को हम लिखते हैं। जैसे हमने बोला गै, तो गै को भी हम चिन्ह का रूप दे सकते हैं। इसी तरह जो ध्वनि हमारी निकलेगी उसी का चिन्ह का रूप में हम प्रयोग करेंगे। तो ये संकेतों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ लिपि मानी गई है, जो कि रोमन लिपि में इसका अभाव देखने को मिला है। देवनागरी ने विराम चिन्ह किससे ग्रहण किए? तो देवनागरी लिपि ने विराम चिन्हों को किससे ग्रहण किया? रोमन लिपि से ग्रहण किए। बढ़ते हैं आगे। विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने का बौद्ध ग्रंथ है। तो किस बौद्ध ग्रंथ में भारतीय प्राचीन लिपियों का उल्लेख किया गया है? तो ललित विस्तर में भारतीय लिपियों का उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी लिपि प्राचीन भारत में दाई से बाई लिखी जाती है? यानी कि दाई से बाई, यानी कि यहाँ से लेकर इधर जो लिखी जाएगी इस तरह, तो वो कौन सी लिपि हो जाएगी? वो हमारी होती है खरोष्टी लिपि। दाई से बाई लिखी जाती है। और जो देवनागरी लिपि होती है उसको हम इस तरह लिखते हैं, तो बाई से दाई लिखी जाएगी। ये प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, इसलिए बिल्कुल ध्यान से करते हुए, समझते हुए चलना है। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे मानी गई है? अमरैक लिपि से खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति हुई। भाई वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट क्लास बनाने का। बढ़ते हैं आगे। ब्राह्मी लिपि को किसने डिफाइन किया? तो ब्राह्मी लिपि को किन्होंने डिफाइन किया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को डिफाइन किया। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है?
तो इसमें असत्य कथन पूछा हुआ है, देख लेते हैं हमें। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता के संबंध में, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता अथवा विशेषताओं के संबंध में मैंने एक क्लास आपके पीछे ले चुकी हूँ। जिस भी बच्चे ने अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के या पिछली वीडियो में जा कर के देवनागरी लिपि का विकास और देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता संबंधित क्लासेस को आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन करने में आपको आसानी मिलेगी, क्योंकि फिर अगर आप कंटेंट को, उनके तथ्यों को अच्छे से पढ़ लोगे तो जो जो तथ्य वहाँ पर है उन्हीं के अनुसार ये प्रश्न बने हुए हैं, तो प्रश्नों के आंसर आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इनमें से अल्पप्राण और महाप्राण ध्वनियों के लिए, एक सेकंड, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इनमें अल्पप्राण और महाप्राण ध्वनियों के लिए एक लिपि चिन्ह है। तो यह क्या है, असत्य हो जाएगा ये बात, क्योंकि स्वरों के हर्ष और दीर्घ जैसी भेद वैज्ञानिकता के अन्य लिपियों में नहीं है। वैज्ञानिकता अन्य लिपियों में नहीं है। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर यानी कि छोटा और बड़ा, जैसे ए, फिर दीर्घ में आ जाएगा आ, फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई, दीर्घ में बड़ी ई आ जाएगी, छोटी ई हर्षों में। इस तरह छोटे और बड़े की जो विशेषता है वो अन्य लिपियों में हमें नहीं देखने को मिलती। जैसे कि हम लिखेंगे ओ, अगर छोटा ओ और बड़ा ओ रोमन लिपि में देखने को नहीं मिलता। जैसे आई, ए आई ओ यू, ए, आ के लिए भी प्रयोग किया जाता है ए। तो इस तरह जो तथ्य है हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर जैसे, ये हमें अन्य लिपियों में देखने को नहीं मिलते, केवल हमें इसमें देवनागरी लिपि में हमें दिखाई देते हैं। तो यह एक इनकी वैज्ञानिकता की एक विशेषता है, देवनागरी लिपि की एक विशेषता है, हर्ष और दीर्घ स्वर जैसे भेद है इसमें देख लेते हैं। देवनागरी लिपि में सभी भारतीय भाषाओं को व्यक्त करने की क्षमता है, ये बिल्कुल सही कहा गया है। इसमें वही पढ़ा जाता है जो लिखा जाता है, ये तो बिल्कुल सही है कि जो हम लिखते हैं वही पढ़ते हैं, जो ध्वनि उच्चारित होती है वही लिखित होती है, ये विशेषता देवनागरी लिपि में पाई जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें अल्पप्राण और महाप्राण ध्वनियों के लिए एक लिपि चिन्ह नहीं है। एक लिपि चिन्ह है, ये गलत हो जाएगा, नहीं है, एक लिपि चिन्ह नहीं है भाई आएगा, इसमें है गलत हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग अल्पप्राण के अलग होता है और महाप्राण का अलग होता है। बढ़ते हैं आगे। बारह खड़ी किसे कहते हैं, इसमें पूछा हुआ है कि बारह खड़ी किसे कहते हैं। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वरों को, सभी संयुक्त स्वरों को, समस्त स्वर ध्वनियों को, व्यंजन के साथ स्वरों की मात्रा, अनुस्वार और विसर्ग को मिलाकर लिखना, यही हमारा हो जाएगा आंसर। बारह खड़ी होती है व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं, अनुस्वार और विसर्ग को मिलाकर लिखना। बढ़ते आगे। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या सही है, संख्या कितनी होती है अंतस्थ व्यंजनों की, आप लोगों को पता ही है, 4 होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। कौन कौन से, य, र, ल और व, ये हमारे कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, किस कांग्रेस ने हिंदी लिपि के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा अब्दुल कलाम आज़ाद ने जो है हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने लिपि समिति का गठन कब किया। तो नागरी प्रचारणी सभा काशी ने लिपि समिति का गठन कब किया। तो सही आंसर हो जाएगा 1945 में।
नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बाबू राधाकृष्ण दास जो है नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति रहे हैं। सन 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में महात्मा गांधी के सभापतित्व में निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा नागरी प्रचारणी लिपि समिति का। बढ़ते हैं आगे। भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस विद्वान ने लिखा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हमारा सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुमिति कुमार चटर्जी ने। निम्नलिखित में से किसने ए के आधार पर स्वरों का लेखन ए के ऊपर मात्रा आ ए ओ का सुझाव दिया? वो दिया किन्होंने? महाराष्ट्र के स्वाकर बंधुओं ने। बढ़ते हैं आगे। स्वाकर बंधुओं की 12 खड़ी का प्रयोग किस समाचार पत्र में होता था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका हरिजन सेवक समाचार पत्र में स्वाकर बंधुओं की 12 खड़ी का प्रयोग किया जाता था। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लिपि विस्तार परिषद का संस्थापक कौन है? एक लिपि विस्तार परिषद का संस्थापक कौन रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा शारदाचरण मित्र। नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? तो नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन 1893 ईस्वी में हुआ। और ऊपर एक क्वेश्चन और हमने पढ़ा था, वो नागरी प्रचारणी सभा समिति काशी था कि उसका जो है वो 1945 में, और ये नागरी प्रचारणी पत्रिका हो गई ये 1993। बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है भाई, फिर आप लोगों को बिल्कुल क्वेश्चनों को थोड़ा थोड़ा डिफरेंट को देखते हुए आंसरों को देखना है। सेवाग्राम लिपि का संबंध किससे है? सेवाग्राम लिपि का संबंध है महात्मा गांधी जी से। आप लोगों को पता ही है, एक प्रमुख नेता रहे हैं हमारे, जिन्होंने हमारा देश की आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो लोकनागरी लिपि निम्नलिखित में से किसकी है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लोकनागरी लिपि किसकी है? आचार्य विनोबा भावे जी की। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब किया? आप लोगों को पता ही है 1947 में। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले शायद। तो 1947 में नरेंद्र देव की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया। इस तरह हमने 45 प्रश्नों को हमने कर लिया है देवनागरी लिपि के विकास संबंधित। इसी प्रकार जो हमारे टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे, साथ साथ हम प्रश्नों उत्तरों को भी करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारे हिंदी से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी टॉपिकों के अनुसार चली हुई है, क्रम वाइज। एक एक टॉपिक को हम क्रम वाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हमने हिंदी साहित्य लेखन परंपरा को कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद आदिकाल को भी लगभग कंप्लीट ही कर चुके हैं। अब उसके एक बार हम प्रश्न उत्तरों को भी हम कर चुके हैं, और जो रह जाते हैं प्रश्न उत्तरों को एक बार और देख लूँगी मैं, एक क्लास में और ले आऊँगी, या फिर रिवीजन क्लास होगी तब हम सब केवल प्रश्न उत्तरों को ही करेंगे प्रैक्टिस में। लेकिन एक बार कंटेंट के साथ उसके प्रश्न उत्तरों को करना हमारे लिए अति आवश्यक होता है, क्योंकि चीज़ें हमें समझ तभी आती है प्रैक्टिस सेट को करने से। जब तक हम प्रैक्टिस सेट को नहीं समझ पाते, जब तक हम एक बार अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट नहीं कर लेते प्रश्न उत्तरों के सहित। तो इसीलिए अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, हम जल्दी जल्दी अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिर हम साथ साथ इनके प्रश्न उत्तरों को भी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो साथ साथ हम वैसे तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस के रूप में कर ही रहे हैं। जैसे NTA नेट के हमने 2-3 पेपर कर चुके हैं, इसी तरह हम DSSS TGT PGT हिंदी के भी कई पेपर कर चुके हैं। तो इसी तरह हम अपनी तैयारी को
आगे बढ़ाते रहेंगे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।